हेलो दोस्तों। इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ गया है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इस विषय में बात करना सही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि क्यों इस बार मोदी सरकार जो है पावर में नहीं आ पाएगी। और कहीं ना कहीं वो पॉसिबल हो ही गया था अगर वो कोलाइजन या फिर दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार ना बनाए। बट ऐसा हुआ क्यों है? क्या रीज़न है कि जब 2014 में 2019 में मोदी सरकार मेजॉरिटी पे आई थी और अब फिर 2024 में लोकसभा इलेक्शन में उनका शुरुआती नारा था अब की बार 400 पार। एक दो रैली में शायद उन्होंने ये इस्तेमाल भी किया हो, बट उसके बाद में ये 400 पार वाला जो सीन है ये ख़त्म हो गया। फिर 350 भी नहीं हो पा रहे, 300 भी नहीं हो पा रहे, अब पता लगा कि 250 भी नहीं हो पा रहे। मतलब एक टर्म तो मोदी सरकार मेजॉरिटी के साथ जीतती है और एक टर्म में आधे आधी सीटें भी नहीं ले पाते हो। अरे टोटल सीटों का आधा ही वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? एकदम से ऐसे कैसे जो है ये जो माहौल है वो बदल गया? मेरी नज़र में इसके कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इस बार कुछ अलग था। अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि मोदी सरकार की क्या गलतियाँ हैं। हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि 2019 इलेक्शन से 2024 इलेक्शन तक क्या बदलाव आया जिसकी वजह से आज ये माहौल है, ये हाल है कि मोदी सरकार को तो 230 प्लस सीट्स ही मिली है। ओए, तो मेरी नज़र में सबसे पहले तो ये है कि इस बार जो है मोदी सरकार में कोई कमी नहीं थी, बीजेपी में कोई कमी नहीं थी, बट अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकला है। आपने अगर नोटिस किया हो, वैसे तो ये न्यूज़ चैनल वाले मेन स्ट्रीम मीडिया है जो वो अपोजिशन के रैलियाँ हैं उनके भाषण नहीं दिखाती है। हाँ, मे भी बीच में कोई उन्होंने अगर गलत कुछ बोल दिया है या उनसे कोई गलती हो गई हो तो वो शायद आ गया हो मेन न्यूज़ में। बट आप देखिए, जो जितना मैंने इनको फॉलो किया है, जितना मैंने सभी की रैलियों को देखा है, उनको सुना है, तो मेरे को बहुत मेजर डिफरेंस दिखा राहुल गांधी में। जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तब मेरी जो सोच थी, मेरे जो थॉट्स थे राहुल गांधी को लेकर वो अलग थे। मुझे लगता था कि ये सब पॉइंटलेस है, यूज़लेस है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो वो फेस कभी बन ही नहीं सकते जो देश को चला सके। और उनकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि उनको इतनी साल पॉलिटिक्स से जुड़े होने के बाद भी उनके जो फैक्ट्स थे वो कभी क्लियर हो नहीं पाए। बट इस इलेक्शन में राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरह से चीज़ों को संभाला है। कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो टैक्टिक्स थे, जो उनकी रणनीति थी, वो भी बहुत बढ़िया वे में पुल ऑफ हुई है। देखिए, जब राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े तो अ, स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी मुझसे डर गए, इसलिए वो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। एट द एंड स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई। ये छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे जो अखिलेश यादव है वो अ, जनता के बीच में जाके जो है बात की उन्होंने मुद्दों के बारे में। जनता के बीच में जाकर उन्होंने रैलियाँ की, उनको समझाया और उनके पॉइंट्स तो थे बहुत क्लियर थे। राहुल गांधी के पॉइंट्स भी बहुत क्लियर थे। और आप जब ये देखेंगे कि जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव, मेरी नज़र में ये तो बहुत मेन है इसलिए मैं इनका बार बार नाम ले रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इन्हीं के इम्पैक्ट से जो है इंडिया अलायंस को आज इतनी सीटें मिल पाई हैं। और मोदी सरकार और बीजेपी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं इसी रीज़न से आज इतनी कम सीटें लेके आई है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत बेहतरीन रहे हैं। देखिए, सरकार बनना ना बनना एक अलग मैटर है, अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो तो आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने ये उस वीडियो में भी कहा था कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही बीजेपी को, ना ही कांग्रेस या कोई भी अलग पार्टियाँ हो। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ये देखना है कि कौन सी पार्टी मेरे हक के लिए लड़ती है, कौन सी पार्टी मेरे हक को पूरा करती है, वादों को पूरा करती है, मुझे हेल्प करती है। और कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी में वो कमी महसूस हुई। हालांकि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। रोड तो मेरे लिए हमेशा ही बीजेपी का जो है बेस्टेस्ट मूव रहेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे रोड बनाए हैं इससे पहले किसी भी सरकार में
ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है, इतना बढ़िया इतना जल्दी रोड कहीं नहीं बने। और भी अच्छी बातें हैं बट मेन मेरे लिए यही है। पॉइंट नंबर 2, आप एक चीज़ नोटिस करना, आपने एक चीज़ नोटिस की हो अगर इन इलेक्शन में कि जब भी अपोजिशन कोई सवाल पूछते थे या कोई बात कहते थे तो मोदी सरकार जो है या फिर मोदी जी जो है उनको डायरेक्ट रिप्लाई कभी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अलग अलग मैटर में अलग अलग वे में उनको जवाब दिया, बट उसको एक्सट्रीम, मैं जब कहूँगा एक्सट्रीम, वो तब ले गए जब उन्होंने हिंदू मुसलमान वाला बयान दिया या रैली में कहा कि ये जो, आप जानते ही उन्होंने क्या कहा था। मतलब आप अपनी अचीवमेंट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, समझिए। अगर आप रैली निकाल रहे हैं और आपको तीसरी बार सत्ता में आना है तो आप जनता को ये तो बताएंगे कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया, समझिए। वो नहीं बता पा रहे हैं। वो राम मंदिर के बारे में कह सकते हैं, वो आर्टिकल 370 के बारे में कह सकते हैं, या फिर जो रिप्लाई था, जो जवाब था पाकिस्तान को, उस विषय में बोल सकते थे, या फिर रोड के बारे में भी बोल सकते थे। बट उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ के क्या मुद्दा पकड़ा? हिंदू मुसलमान। ये जो धर्म के नाम पे राजनीति है ना, ये बहुत जल्दी लोग बोर हो जाते हैं इस चीज़ से। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ, मुझे बहुत खुशी है, वो बहुत गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और सभी जो धर्म हैं वो मेरे लिए नीचे हैं। मेरे लिए सब समान है। जैसे मैं मेरे राम को पूजता हूँ, जैसे मैं राम जी की इज़्ज़त करता हूँ, वैसे ही मैं सभी धर्मों के पूजनीय जो इनके देवता हैं सभी की इज़्ज़त करता हूँ। बट बीजेपी में ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर हो, ठीक है, आप हिंदू के लिए लड़ रहे हो, बट जो लोग बेकसूर थे, जिन्होंने कभी बुरा नहीं किया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करते हैं, दंगे बढ़ते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं आपके और मेरे जैसे जो सिर्फ अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो कर रहे हैं कि भाई हमें अपना काम करना है, फैमिली चलानी है, सिंपल है। और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है भारत की वो इसी माइंडसेट वाली। ये जो आप देखते हैं ना हिंदू मुसलमान के ऊपर जो बयान आते हैं इतने एक्सट्रीम, वो कुछ परसेंट है, कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटी के लोग हैं जो ये सब करते हैं। और जब सरकार ही इस चीज़ को बढ़ावा देगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, समझिए बात को। थर्ड पॉइंट ये है कि जब 2019 के इलेक्शन थे तब सरकार ने कहीं ना कहीं अपने सारे जो दाव पेच थे वो पूरे कर लिए थे, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो। मतलब आप देखिए, इन इलेक्शन में अभी जो 2014 में हुए हैं और उन इलेक्शन में मेजरली डिफरेंस यही था कि उस समय उनके पास पॉइंट थे बताने को, बट 2024 में कोई पॉइंट था नहीं। एक्चुअली 80 करोड़ लोगों को राशन देना ये कोई पॉइंट नहीं है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका है, क्योंकि ये कांग्रेस के समय से चल रही स्कीम है। और रोड में बात कर सकते हैं, पर वो भी प्राइवेट कंपनियों के ही हाथ में है। और जब से ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला केस सामने आया है उसके बाद लोगों को और, मतलब लोगों का विश्वास और उठा है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जब आप उनको धोखा देते हो या उनके अरमानों पर या उनके सोच के हिसाब से खड़े नहीं उतर पाते हो तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो केस सामने आने के बाद में लोगों में वो धोखा महसूस किया, लोगों ने वो कि जब हम किसी को इतना फॉलो कर रहे हैं फिर भी स्कैम हो रहे हैं, फिर भी फ्रॉड किए जा रहे हैं हमारे साथ। भारत के आम नागरिक के इनकम टैक्स का पैसा वेस्ट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, आप स्कूल कॉलेज बनाओ, इकोनॉमी को बढ़ाने में इकोनॉमी को बड़ा बनाने की कोशिश करो, बट आप क्या कर रहे हैं? आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बस। मतलब आपने इस गैस सिलेंडर कहा कि हर घर में गैस सिलेंडर, पर भराएगा कौन? उस पर प्राइस कितने ज़्यादा हैं। अभी हाल फिलहाल 829 चल रहा है, 829 रुपये एक सिलेंडर का प्राइस चल रहा है। इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा है। और मजदूरी वो तो वही है, और जॉब वो तो वही है। तो कब तक ऐसे लोग ब्लाइंडली फॉलो कर पाएंगे? आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे थे और वाराणसी से वो बहुत बहुत मुश्किल से जीते। सिर्फ 1.5 लाख का मार्जिन, 1.5 लाख वोट्स जो कि 2019 में 4.5 थे, वो इस इलेक्शन में 1,50,000 समथिंग आ गए। तो आप समझिए जनता का जो मूड है वो अभी
जातिवाद में, धर्म में नहीं है। वो काम चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, वो अपने आजीविका सुधारना चाहते हैं, ज़िंदगी में सुख चाहते हैं। हिंदू मुसलमान वो चीज़ नहीं पे कर सकता आपको। अगर आप हिंदू मुस्लिम करते रहे तो एट द एंड जाके यही होगा कि आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। समझिए बात को, जिनके परिवार हैं वो परिवार पालने की तरफ सोचते हैं, अपने आप को बेहतर ज़िंदगी देने की तरफ सोचते हैं, और आप चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर हिंदू मुसलमान की राजनीति में आपको सपोर्ट करें। और पॉइंट ये है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उसके बाद ये मुझे भी यही लगा था कि अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में बदलाव आएगा। अब जो है बीजेपी वहाँ जाकर लड़ेगी। नो रिस्पॉन्स, बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ जम्मू एंड कश्मीर से। और जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट आप पे कम होता ही है, और धीरे धीरे कर आपको अपने किए गए रिजल्ट मिल जाते हैं। और वही कहीं ना कहीं इस बार हुआ है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये और भी रीज़न दिए, तो इनमें कुछ कॉमन भी है, कुछ अलग, आप चाहे तो वो जाकर देख लेना। मैंने सिंपली ये कहा था कि इस बार मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, सरकार नहीं बन पाएगी, और अभी जो रिज़ल्ट आए हैं वो मेरी बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि 230+ सीट्स से सरकार नहीं बन रही है। अगर वो किसी और पार्टी के साथ कोलाइजन ना करें तो बीजेपी ये इलेक्शन ऑलमोस्ट हार ही चुकी, और कोलाइजन सरकार के गिरने की कोई समय नहीं है, वो कभी भी गिर सकती हैं। इसका बढ़िया रिसेंट एग्जांपल आप दुष्यंत चौटाला के साथ देख सकते हैं। वो तो एट द एंड में जाके अलग हुए हैं, उनके मतभेद हुए हैं, बट कई सरकार, कई पार्टियाँ ऐसी है जो शुरुआत में तो मिल जाती है, बाद में अलग अलग आइडियोलॉजी होने की वजह से जल्दी ही अपना जो सपोर्ट है वो वापस ले लेती। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा परेशानी का कारण बना रहेगा बीजेपी में। अगर बीजेपी आ जाती है, और ऑब्वियसली आ तो चुकी है, अगर वो आ गए हैं और उनके साथ अगर अंदरूनी कोई नोकझोंक होती है दूसरी पार्टी के साथ, तो मे भी सरकार गिर सकती। तो पहले भी मैंने ये कहा था, आज मैं दोबारा कहता हूँ, देखिए पार्टी कोई भी हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप अपना कीमती वोट देकर किसी को जिता रहे हैं तो उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, उसके अच्छे बुरे को भी समझे। ठीक है यार भाई, नरेंद्र मोदी का फेस जो है वो वर्ल्ड में सब लोग देख रहे हैं, सब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत को रिकॉग्नाइज़ करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। भारत, हमारा देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, बहुत गर्व की बात है। बट आप नेगेटिव पॉइंट को भी आपको समझना होगा। समझिए बात को, अगर आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो आप भारत के नाम के साथ ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको खाना चाहिएगा, अगर आपके प्लेट में खाना नहीं है, आपके प्लेट में रोटी नहीं है, तो फिर नहीं चल पाएगी ज़िंदगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। सपोर्ट कीजिए, बीजेपी को कीजिए, कांग्रेस को कीजिए, आपका जिसको सपोर्ट करने का मन है उनको कीजिए, बट ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि इन सब में आपका कितना नुकसान, आपको क्या बेनिफिट हो, क्या आप जिस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं क्या वो उस पोजीशन के लायक है या नहीं है। दिमाग लगाए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।